नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मानसून ने केरल में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर किया। अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री। हरियाणा पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने शुरू किया डेटा कलेक्शन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, जल्द बनेगा नया कृषि बिजली निगम, होगी बेहतर आपूर्ति। गुरु मित्र ऐप से बदलेगा स्कूलों का सिस्टम, हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। तो क्या हरियाणा के 5 जिले NCR से हो जाएंगे बाहर? 16 जून की बैठक पर टिकी सभी की नजरें। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मोबाइल ऐप से होगी यूरिया और DAP की बुकिंग, बताएंगे पूरी खबर। इस्तीफे के बाद रेणु भाटिया ने गलतियों पर माफी मांगी, बेटी वाले बयान का जिक्र नहीं किया। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी ने मारपीट के बाद ससुराल छोड़ा, साल 2020 में की थी लव मैरिज। कुरुक्षेत्र राइस घोटाले में AFSO और इंस्पेक्टर सस्पेंड, 24,000 क्विंटल धान कम मिला, निगरानी में बरती लापरवाही, पाक्षिक रिपोर्ट नहीं देने पर लिया एक्शन। हरियाणा ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से 10,000 क्यूसेक पानी मांगा, धान सीजन को लेकर डिमांड, बोर्ड तैयार। हाई टेंशन लाइन मुआवजा नीति को लेकर रोहतक में भड़के किसान, CM मंत्री व आवास के घेराव की दी चेतावनी। और दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जॉब्स अपडेट, दिल्ली में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली NCR में एक बार फिर से गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू किए। साफ आसमान और तेज धूप के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है और लोगों को राहत के लिए AC और कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। 11 और 12 जून को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। इन दिनों हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह बारिश लंबे समय तक राहत नहीं देने वाली है। लोगों को अब मानसून का इंतजार है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली NCR में 27 जून के बाद मानसून की दस्तक हो सकती है। मानसून आने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होगी और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से निकलने से बचने, पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। हरियाणा में आगामी साल होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दिशा में प्रक्रिया तेज करते हुए सभी जिला उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। आयोग ने जिलों से उनके यहां उपलब्ध छोटी और बड़ी मतपेटियों की सही स्थिति और संख्या की विस्तृत जानकारी मांगी है। प्रशासनिक स्तर पर यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पंचायती चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और उसके लिए मतपेटियों की आवश्यकता होती है। आयोग द्वारा एकत्र की जा रही जानकारी के आधार पर आगे की चुनावी व्यवस्था और आवश्यक खरीद या वितरण की योजना तैयार की जाएगी। जिला प्रशासन अब अपने स्तर पर उपलब्ध मतपेटियों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए गुरु मित्र ऐप डाउनलोड करना और उसका नियमित उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और सभी सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी पत्र के अनुसार गुरु मित्र ऐप एक AI आधारित शैक्षणिक सहायता मंच है जो शिक्षकों को पाठ योजना बनाने, शिक्षण सामग्री तैयार करने, मूल्यांकन संबंधी कार्यों, कंटेंट निर्माण और कक्षा प्रबंधन में मदद करेगा। विभाग का दावा है कि इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और डिजिटल शिक्षा को मजबूती मिलेगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि केवल ऐप डाउनलोड करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि शिक्षकों को इसका नियमित उपयोग भी करना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐप प्रभावी साबित होता है तो पाठ योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण सामग्री तैयार करने में लगने वाले समय की बचत और विद्यार्थियों के मूल्यांकन में अधिक सटीकता संभव हो सकती है। हरियाणवी डांसर व सिंगर सपना चौधरी की निजी जिंदगी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सपना ने अपने पति वीर साहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराते हुए दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मंगलवार को कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में सपना को अंतरिम राहत देते हुए वीर साहू को अगली सुनवाई तक उनके संपर्क में न आने, घर या कार्यस्थल पर जाने और किसी भी तरह से परेशान करने से रोक दिया है। सपना की ओर से कोर्ट में वीडियो, ऑडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। विवाद के बाद सपना ससुराल
ससुराल छोड़ चुकी है। फिलहाल वह दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अपने मायके में रह रही है। विवाद तब सार्वजनिक हुआ जब सपना चौधरी ने दिल्ली की द्वारका महिला कोर्ट में घरेलू हिंसा और अधिनियम के तहत याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि वैवाहिक जीवन के दौरान उनके साथ कई बार मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। हरियाणा महिला आयोग चेयरपर्सन पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद रेणु भाटिया ने वीडियो जारी कर गलतियों पर माफी मांगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी वीडियो में आयोग के दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठी दिख रही है। 1 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में उन्होंने पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और फिर वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार जताया। कहा यदि कुछ गलतियां हो गई हैं तो माफी मांगती है। हालांकि उन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की बेटी वाले बयान पर एक शब्द नहीं बोला। आपकी बेटी को किसी के साथ कमरे में छोड़ दूं वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर्स मंगलवार को 2 घंटे की हड़ताल पर रही थी, जिसके बाद मंगलवार देर रात आयोग की चेयरपर्सन का इस्तीफा आया। इस्तीफा सामने आने के बावजूद नर्सिंग एसोसिएशन ने कहा था कि माफी मांगने तक मामला खत्म नहीं होगा और एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी, जिसके बाद रेणु भाटिया का वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि वह मंगलवार को ही रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन पोस्ट बुधवार को किया गया। हरियाणा नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता बांगड़ ने कहा कि रेणु भाटिया ने नर्सिंग ऑफिसर से माफी नहीं मांगी है। वीडियो में कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। हम तो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। इसी के साथ नर्सिंग स्टाफ शिकायत देने का आदर्श थाना केयू के पहुंच गया। भाटिया को गिरफ्तार करने के नारे भी लगाए गए। कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में नीमवाला की राइस मिल में धान के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के मामले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। विभाग ने पिहोवा में तैनात एएफएसओ और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है। खास बात यह है कि जिस इंस्पेक्टर पर यह कार्रवाई हुई है उसी ने राइस मिल के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। विभाग के मुताबिक राइस चौधरी मिल फिजिकल वेरिफिकेशन यानी पीवी के दौरान धान स्टॉक में भारी कमी मिलने से जुड़ा है। जाँच में सामने आया कि मिल में 24,318.75 क्विंटल धान कम मिला, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 5 करोड़ 81 लाख रुपए आंकी गई। यह कीमत एमएसपी के मुताबिक थी। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी बीबीएमबी ने धान सीजन के दौरान सिंचाई जरूरतों को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए पानी जारी करने को लेकर मंजूरी दे दी है। बीबीएमबी ने यह मंजूरी चंडीगढ़ मुख्यालय में चेयरमैन मनोज त्रिपाठी की अध्यक्षता में साझेदार राज्यों की तकनीकी समिति की आयोजित बैठक में दी गई। इस बैठक में राज्यों की जल मांग पर विस्तार से चर्चा के बाद पंजाब ने 25,000 क्यूसेक, हरियाणा ने 10,000 क्यूसेक और राजस्थान ने 12,500 क्यूसेक पानी की मांग रखी है। राज्यों की मांग को मंजूरी देते हुए बीबीएमबी ने तय किया है कि अगले तकनीकी समिति की बैठक तक इन्हीं मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। बीबीएमबी ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 को होने वाली अगली तकनीकी समिति की बैठक में जलाशयों की स्थिति, मानसूनी परिस्थितियों और राज्य की जरूरतों की समीक्षा करने के बाद आगे की जल आपूर्ति पर निर्णय लिया जाएगा। धान रोपाई के महत्वपूर्ण दौर में यह फैसला तीनों राज्यों के किसानों के लिए फिलहाल राहत भरा है। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कवायद के तहत बुधवार को एसडीएम अभिनव सिवाच ने नागरिक अस्पताल बहादुरगढ़ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिए और अस्पताल परिसर में स्वच्छ व व्यवस्थित वातावरण बनाए रखा जाए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर और दवाइयों के स्टॉक रजिस्टर की जाँच की। उन्होंने अधिकारियों से अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों, मरीजों की संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का भी मूल्यांकन किया। अस्पताल परिसर का निरीक्षण करते हुए एसडीएम ने साफ सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छ वातावरण मिलना बेहद जरूरी है। इसके लिए नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाली किसी भी महिला को उपचार या फिर अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। एसडीएम अभिनव सिवाच ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक शामिल है। रोहतक जिले में खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन को लगाने वाली पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद कमिश्नर के ओएसडी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि कई जिलों में पॉलिसी के अनुसार मार्केट रेट मुआवजा निर्धारित किया जा चुका है। किसानों के खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों से किसानों के खेतों की कीमत में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो रही थी, लेकिन पावर ग्रिड मैनेजमेंट ने अपनी
चतुराई से इसमें एक 29 अप्रैल 2026 को संशोधन करवाया जो किसानों को मंजूर नहीं है। अभिमन्यु ने कहा कि 10 महीने बीत जाने के बाद हरियाणा सरकार द्वारा इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा किसान विरोधी संशोधन किया गया, जिससे किसान को उसकी जमीन का वास्तविक मूल्य निर्धारण से वंचित रखा जा रहा है। इस संशोधन के अनुसार लॉटरी के माध्यम से मार्केट रेट निर्धारण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जिससे किसानों में काफी रोष है। संजीव कोहाड़ ने कहा कि उनकी जमीन का वास्तविक मूल्य किसी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से तय नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार इस लॉटरी सिस्टम प्रणाली को वापस ले, अन्यथा जल्द ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि बिना मुआवजा तय किए खेतों में बिजली की हाई टेंशन लाइन नहीं लगाने देंगे। मानसून ने केरल में दस्तक देने के 6 दिन में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को कवर कर लिया है। यह मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। अब तक 16 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चली। इस दौरान 100 से अधिक जगहों पर पेड़ व पोल गिर गए। गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में प्री मानसून का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड होने से 5 कारें मलबे में दब गई। इधर राजस्थान के अलवर में रेत का बाउंडर उठता हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के 26 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। दिल्ली में पालम में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मानसून महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आगे बढ़ सकता है। आज 11 जून को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब यूरिया और डीएपी जैसी जरूरी खाद खरीदने के लिए लंबी लाइन में लगने या फिर एक दुकान से दूसरी दुकान तक भटकने की परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। भारत सरकार ने खाद्य वितरण व्यवस्था को आसान बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप तैयार कर लिया है। फिलहाल इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के रामपुर और सीतापुर जिलों में पायलट परियोजना के तौर पर की जा रही है। इस नई डिजिटल व्यवस्था का नाम FFS यानी फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल रखा गया है। इसके जरिए किसान अपने आसपास के खाद्य विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध स्टॉक की जानकारी मोबाइल पर ही देख पाएंगे। जरूरत के मुताबिक पहले से खाद की बुकिंग भी कर सकेंगे, जिससे बाजार में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की योजना के अनुसार किसान अपनी किसान पहचान पत्र संख्या या आधार नंबर के जरिए ऐप में प्रवेश कर पाएंगे। इसके बाद वे अपने नजदीकी खाद विक्रेता का चयन कर अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद आरक्षित कर पाएंगे। बुकिंग पूरी होने पर किसान को एक बुकिंग संख्या और एक QR कोड मिलेगा। संबंधित दुकान पर जाकर QR कोड या फिर बुकिंग संख्या दिखाकर पहले से आरक्षित खाद प्राप्त की जा सकेगी। हरियाणा में किसानों के लिए जल्द ही अलग से नया बिजली वितरण निगम अस्तित्व में आने वाला है। 15 अगस्त तक हरियाणा एग्री डिस्कॉम को पूरी तरह से संचालित करने का लक्ष्य तय किया है। नई बिजली वितरण कंपनी के गठन की प्रक्रिया के तहत प्रदेश सरकार ने दीपक पोपली को नोडल अधिकारी बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की थी। वर्तमान में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के माध्यम से पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति की जा रही है। नई बिजली वितरण कंपनी पूरे राज्य के कृषि फीडरों और कृषि उपभोक्ताओं का प्रबंधन करेगी। ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने, ट्रांसफार्मर बदलने, बिजली आपूर्ति में सुधार, मीटरिंग, बिलिंग, शिकायत निवारण और राजस्व प्रबंधन जैसे कार्य नई कंपनी संभालेगी। इससे किसानों को अधिक भरोसेमंद बिजली सेवा मिलेगी और बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ेगी। साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना के सौर ऊर्जा आधारित प्रोजेक्टों को भी नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों के करोड़ों लोगों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR की सीमाओं से जुड़ी एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दायरा अब बहुत बड़े स्तर पर सिकुड़ने वाला है। आगामी 16 जून को NCR प्लानिंग बोर्ड की एक अहम बैठक होने जा रही है। यहाँ करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जिलों का बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR से बाहर हो सकता है। प्रस्ताव के अनुसार NCR की सीमा दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के दायरे तक सीमित की जा सकती है। इस बदलाव सबसे अधिक असर हरियाणा पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में हरियाणा के 14 जिले पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से NCR में शामिल हैं। इनका कुल क्षेत्रफल 25,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। नया प्रस्ताव लागू होने पर यह क्षेत्र घटकर तकरीबन 10.5 हजार वर्ग किलोमीटर रह सकता है। इससे करनाल, जींद, महेंद्रगढ़, भिवानी और चरखी दादरी जैसे जिलों के बड़े हिस्से NCR की सीमा से बाहर हो सकते हैं। यदि NCR की सीमा में बदलाव होता है तो इसका असर केवल NCR का दर्जा खत्म होने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग
फंडिंग, परिवहन परियोजनाओं, रेल कनेक्टिविटी, निवेश योजनाओं और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नज़र 16 जून को होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक पर टिकी हुई है। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों पर संविदात्मक भर्ती के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, जूनियर सहायक अकाउंट्स ऑफिसर एवं सहायक मैनेजर प्रशासन सहित विभिन्न पदों पर यह भर्ती का नोटिस जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी और आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी आवेदन फ्री रहेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून है। पद के अनुसार 12वीं, स्नातक, डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में अनुभव आवश्यक होना चाहिए। विस्तृत योग्यता आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अधिकतम आयु 53 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए प्रति माह पद के अनुसार दी जाएगी। भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स डे हाई से 630 अंक गिरकर 73,983 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 27 अंकों की गिरावट रही और ये 23,214 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार में मेटल, बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से सोने चांदी के दाम में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 5,373 रुपए गिरकर 1,47,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 12,655 रुपए घटकर 2,33,000 रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,34,786 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 64 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।